हम लोग जो है कल जो है वो यहाँ तक छोड़े थे, बंगालों पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य जो है उसकी बारे में स्टडी करने वाले थे। तो आज से स्टार्ट करते हैं। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जितने भी प्रांत आते थे उसमें सबसे संपन्न राज्य कौन था? बंगाल था। मुर्शीद कुली खान एक स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजा करता था। अच्छा, ये मुर्शीद कुली खान कहाँ का स्वतंत्र शासक था? बंगाल का था, लेकिन वो बादशाह को जो है ना राजस्व जो है टैक्स जो है वो भेजा करता था। ठीक है। मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी जो है वो ढाका से मुर्शिदाबाद, जो कि भागीरथी नदी के तट पर स्थित है, वहाँ वहाँ हस्तांतरित कर ली थी। और इसने मतलब किसने? मुर्शीद कुली खान ने इजारेदारी की प्रथा प्रारंभ की थी और कृषकों को तकाबी ऋण, खेती के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान किया। इसका उत्तराधिकारी जो है उसका दामाद शुजाउद्दीन हुआ था। अच्छा, इसमें ये बोला जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तकाबी ऋण जो है वो क्या है। तो जैसे मान लो हम धान रोप बोएंगे, तो धान बोने के लिए जितना खर्च आएगा ना वो सरकार मुझे पहले ही दे दे उतना, ताकि मैं धान की खेती करने के बाद जब फसल हो जाएंगे तब मैं उसको चुकाऊंगा। तो उसको हम तकाबी ऋण बोलेंगे। ठीक है। और ये इजारेदारी प्रथा किसने शुरुआत की थी? मुर्शीद कुली खान ने की थी। अच्छा, पहले बंगाल की राजधानी कहाँ था? ढाका था, जो कि अच्छा बंगाल के अंतर्गत बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल दोनों आते थे। तो उसको ढाका से मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद अभी ज़िला है वर्तमान में, वहाँ पे स्थानांतरित कर लिया था। किसने? मुर्शीद कुली खान ने। चलो ठीक है, आगे दिया हुआ है, आगे है कि गिरिया का जो युद्ध है 1740 ईस्वी में, गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार का जो सूबेदार है, गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बन गया। अच्छा, नवाब बन गया, ठीक है। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। क्वेश्चन आएगा, गिरिया का युद्ध कब हुआ था? तो आंसर होगा 1740 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? तो बिहार का एक सूबेदार था। बिहार का सूबेदार का मतलब क्या हुआ? पहले बंगाल के अंतर्गत ना बहुत सारे प्रांत आते थे, जैसे एक बिहार हो गया, एक उड़ीसा हो गया, है ना। तो जो बिहार का एक सूबेदार था ना, उसका नाम था अलीवर्दी खान। वो क्या किया, जो बंगाल का नवाब था सरफराज, जो कि नियमित रूप से टैक्स दिया करता था किसको? मुगल बादशाह को, तो उसको मार दिया। ठीक है। और वो खुद अलीवर्दी खान जो है वो बंगाल का नवाब बन गया। अब बंगाल का नवाब देने के बाद मुगल जो थे ना, जो दिल्ली में बैठा करते थे, उसको राजस्व देना बंद कर दिया। इससे ये हुआ कि राजस्व देना बंद करते तो स्वाभाविक बात उसके पास पैसे बचेंगे। उन सभी पैसे को बंगाल में इन्वेस्ट किया जाने लगा, जिससे बंगाल को भारत का स्वर्ग बन गया था। ठीक है। अच्छा, बंगाल का नवाब, तो बंगाल के नवाब के बारे में जानते हैं, मुर्शीद कुली खान। उसके बाद उसका दामाद जो मैंने ऊपर पढ़ लिया था शुजाउद्दीन, वो बना था। उसके बाद सरफराज बना था। ठीक। तो मुर्शीद कुली खान, शुजाउद्दीन और सरफराज खान के बाद कौन, गिरिया के युद्ध के बाद कौन बन गया था? जो मैंने अभी पढ़ा था ना, अलीवर्दीन खान पर बन गया था। ठीक है। उसके बाद जो है सिराजुद्दौला कौन बना? सिराजुद्दौला बना अलीवर्दीन खान के बाद ही। उसके बाद मीर जाफ़र बना, मीर कासिम बना। और जब सिराजुद्दौला था उसके समय में ही एक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद मीर जाफ़र बना, उसके बाद निज़ाम उद्दौला बना। ठीक है। तो मुर्शीद कुली खान जो है वो कब से कब तक शासन किया था? तो 1713 से लेकर के 1727 ईस्वी तक। शुजाउद्दीन कब से कब तक किया था? 1727 ईस्वी लेकर के 1739 ईस्वी तक। यानी ये 12 साल शासन किया था। ये कितना साल तक? 14 साल तक शासन किया था। ये 1 साल बस सरफराज खान। अलीवर्दीन खान जो है वो 16 साल तक शासन किया था, 1740 ईस्वी से लेकर के 1756 ईस्वी तक। और सिराजुद्दौला जो है वो 1756 से 1757 1 साल तक शासन किया था। मिर्ज़ापुर 1757 से 1760 तक। ये वाला आप लोगों को याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। चलो ठीक है।
अब आगे है इसका उत्तराधिकारी दामाद सिराजुद्दौला हुआ, जो कि मैंने अभी पढ़ लिया था। अब आगे है 20 जून 1756 ईस्वी को काल कोटली की त्रासदी ब्लैक होल ट्रेजेडी हुआ था। अच्छा, ये काल कोठरी की त्रासदी क्या है मैं बताता हूँ, उसी में बताया गया सब कुछ। 20 जून 1756 ईस्वी को काल कोठरी की त्रासदी जो है नामक घटना घटी थी। इस घटना के रचयिता जो है वो हॉलबेल के अनुसार, जो इस घटना के बारे में लिखा था हॉलबेल, उसके अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया और अगली सुबह 146 में से केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे। अच्छा, काल कोठरी की घटना कब हुई थी? काल कोठरी की घटना में किसकी मौत हुई थी? अंग्रेजों की। कितने अंग्रेजों को कोठरी में बंद किया गया था? 146 अंग्रेजों को। कितने बच गए जिंदा? 23। कब हुई थी? जून की रात, 20 जून की रात 1756 ईस्वी को। कितने लोग कन्फ्यूज कर लेते हैं 1756 1757 से। देखो, प्लासी का युद्ध ना काल कोठरी की घटना के 1 साल बाद हो रहा है, 23 जून 1757 ईस्वी को। अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें नवाब का सेनापति मीर जाफर जो है वो धोखाधड़ी करके किसके साथ चला गया था? अंग्रेजों से मिल लिया था। देखो, सिराजुद्दौला तो नवाब था, उसका सेनापति मीर जाफर था। कौन? मीर जाफर। वो क्या किया? अंग्रेजों से मिल गया और जब युद्ध हुआ तो उसमें मीर जाफर ने युद्ध लड़ने से ही मना कर दिया। ठीक है, तो उस कर्म में क्या हुआ? सिराजुद्दौला जो है वो पराजित हुआ। प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रही थी। देखो, मोहनलाल और मीर मदान, ये दोनों जो है ना प्लासी की लड़ाई में किसके नेतृत्व में थी? नवाब का वफादार, मतलब सिराजुद्दौला के साथ थी, लेकिन मीर जाफर जो है वो अंग्रेजों के साथ चला गया था। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। प्लासी भागीरथी के किनारे स्थित है। प्लासी अभी एक गाँव है भागीरथी नदी पर, मुर्शिदाबाद में ही। ठीक है, आगे क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर। अब देखो, जब प्लासी युद्ध में अंग्रेज जीता तो चूंकि मीर जाफर जो है अंग्रेजों को सपोर्ट किया था, तो मीर जाफर जो है ना उसको क्लाइव ने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, ये बना दिया, नवाब बना दिया बंगाल का। कब? 1760 ईस्वी में। तो क्लाइव के हाथों की 1757 ईस्वी में ही बना दिया था। तो क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर, जो कि अभी बिहार में स्थित है, अभी जिला है भागलपुर के पास, उसको बना दिया। जब मीर जाफर को बनाया ना, तो मीर जाफर जो है वो उसको पैसे अच्छे से नहीं दे रहा था। इसके लिए क्या किया उन्होंने, 1760 ईस्वी में उसको हटा दिया और उसका जो दामाद था मीर जाफर का, मीर कासिम, उसको बंगाल का नवाब बना दिया। और मीर कासिम ने अपनी राजधानी जो है क्या किया, मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। और मुंगेर को उस समय मुगदलपुर बोलते थे। मुंगेर को क्या बोलते थे? मुगदलपुर बोलते थे। ठीक है, आगे है बंगाल के राजधानी का क्रम, यानी सबसे पहले बंगाल की राजधानी कहाँ थी? तो ढाका थी। उसके बाद कहाँ स्थापित हुआ था? मुर्शिदाबाद। कौन? मुर्शिद कुली खान। और ये उसके बाद कहाँ? मुंगेर, जिसको मुगदलपुर बोलते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। आगे है क्वेश्चन, बीवी के पति रामदास। अच्छा, ये तो इसके ऊपर हो गया है। अब बक्सर की युद्ध की बात। बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 ईस्वी में अंग्रेज एवं मीर कासिम के बीच में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेज एवं मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। देखो, बक्सर का युद्ध जो बिहार का एक बक्सर जिला है वहाँ पे 1764 ईस्वी में हुआ था। इसमें कौन कौन युद्ध भाग लिए थे? तो अंग्रेज थे एक तरफ, और एक तरफ थे मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, एक अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, सिराज-उद-दौला नहीं, शुजा-उद-दौला था, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये एक तरफ था। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, इसमें विजय हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों के सेनापति हेक्टर मुनरो था। क्वेश्चन पूछता है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। ठीक है, आगे है अंग्रेजों का मैसूर से अब क्या संबंध है? अब 42 नंबर बंगाल के साथ पढ़ लिए मैसूर।
अच्छा, मैसूर क्षेत्र कहाँ पे है? तो अभी जो कर्नाटक है ना, उस कर्नाटक के क्षेत्र को ना मैसूर का क्षेत्र बोला जाता है। किसको? कर्नाटक के क्षेत्र को मैसूर का क्षेत्र बोला जाता है, दक्षिण कर्नाटका को, जो अभी वर्तमान में है। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। अच्छा, हैदर अली किस मैसूर का शासक कब बना? 1761 ईस्वी में, ठीक है, 1761 ईस्वी में। हैदर अली की मृत्यु के बाद 1782 ईस्वी में द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई थी। देखो, पहला अंगल मैसूर युद्ध जो है उसमें अंग्रेज पराजित हो गए थे, लेकिन दूसरा अंगल मैसूर युद्ध जो है उसके दौरान क्या हुआ ना, 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हुई थी। क्या पहले अंगल अंगल मैसूर युद्ध में? नहीं, दूसरे अंगल मैसूर युद्ध में 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली की उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान जो है वो हुआ, ठीक है। 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी जो है श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की। कौन? टीपू सुल्तान। कब? 1787 ईस्वी में, मतलब उसके पिता हैदर अली की मृत्यु के 5 साल बाद श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की। इसने अपनी राजधानी जो श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब की स्थापना की। अच्छा, जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्रता का जो वृक्ष है ना, उस श्रीरंगपट्टनम में किसने लगवाया था, और जैकोबिन क्लब जो है उसका सदस्य कौन बनने के लिए, भारत का कौन सा शासक जो है वो जैकोबिन क्लब का सदस्य था। जैकोबिन क्लब जो है ना वो फ्रांसीसियों को सपोर्ट दिखाने के लिए फ्रांसीसियों ने क्लब का स्थापन किया था, जो इसके सदस्य इसको ये माना जाता है कि वो फ्रांस का दोस्त था, ठीक है। तो टीपू सुल्तान जो है वो जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था और श्रीरंगपट्टनम स्वतंत्रता का वृक्ष जो है वो स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, एक वृक्ष लगा दिया था और उसको माना गया था कि स्वतंत्रता का प्रतीक है, ठीक। क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं कि प्रथम अंगल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो 2 साल तक चला था, 1767 से लेकर के 1769 ईस्वी तक। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 1784 ईस्वी तक। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 1792 ईस्वी तक। और चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और चतुर्थ अंगल युद्ध में टीपू सुल्तान भी मारा गया था, ठीक है। तो याद रखना है कि 1799 मतलब 1800 ईस्वी आने वाला है, तब चतुर्थ अंगल युद्ध हुआ था। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध 1792 से 90 में हुआ था। अंगल मैसूर युद्ध जो है वो 1780 से 84 में हुआ था। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हुआ था, ठीक है। जब जब द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध हो रहा था उस समय अंग्रेज का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। 1790 से 92 ईस्वी में जब तृतीय में अंगल मैसूर युद्ध हुआ था उस समय कौन था? कॉर्नवालिस। और जब चतुर्थ अंगल में मैसूर युद्ध हुआ था 1799 उस समय कौन था? ब्लेजली था। कौन था? ब्लेजली। तो इस यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तृतीय यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस युद्ध में, इस युद्ध मतलब ये जिसमें स्टार लगा है, इस युद्ध मतलब क्या है कि जिसमें स्टार लगा है, तो इस युद्ध में मराठा इस युद्ध में मराठा जो है वो मराठे हैदराबाद के जो निजाम थे, जो ईरानी थे, सॉरी तुरानी थे, अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। अच्छा, ये जो तृतीय अंगल मैसूर युद्ध हुआ था ना, उसमें जो है कौन कौन शामिल था? मराठा शामिल था, हैदराबाद का निजाम शामिल था और अंग्रेज, ये तीनों एक तरफ थे और ये तीनों मिल करके टीपू सुल्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है। टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी कि चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध में हुआ था, 1799 ईस्वी में हो गया था। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता है, मैसूर का टाइगर, मैसूर का शेर, मैसूर का लायन कहा जाता है। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। अच्छा, ये फेमस क्वेश्चन है। टीपू सुल्तान का जो हर एक राज्य का अपना अपना झंडा होता है, तो बताओ टीपू सुल्तान का जो झंडा था उस पर किसकी तस्वीर हुआ करती थी? कौन से जानवर का तस्वीर हुआ करती थी? आंसर है शेर का। 1760 ईस्वी में 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था। वांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो आंसर है फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1760 ईस्वी में। बहुत फेमस क्वेश्चन है। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध लड़ा हुआ था जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकूट के नेतृत्व अ, में लीला के नेतृत्व वाला फ्रांसीसी सेना को पराजित कर दिया था। फ्रांस लाली
लाली और आयरकुट के बीच में युद्ध हुआ था। लाली किसकी तरफ था? फ्रांसीसी सेना की तरफ। आयरकुट किसकी तरफ था? अंग्रेजों की तरफ। और इन दोनों के बीच युद्ध हुआ और इसमें फ्रांसीसी क्या हुए? पराजित हुए थे। ठीक है, आगे है महत्वपूर्ण संधियाँ। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध, तो देखो वो कब से कब तक था? तो 1767 से 1769 ईस्वी तक। तो जब समाप्त होगा तभी संधि होगा ना, तो 1769 ईस्वी, याद हो गया। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध 80 से 84 तक हुआ था। 84 में ख़त्म हुआ तब तो संधि होगा, मंगलोर की संधि के तहत ख़त्म हुआ था। और तृतीय अंगल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि तक कब हुआ था? 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो पहला हुआ था मद्रास की संधि, दूसरा हुआ मंगलोर की संधि, तीसरा हुआ श्रीरंगपट्टनम की संधि। चौथा संधि क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चौथा भी तो युद्ध हुआ था, क्योंकि चौथा में तो टीपू सुल्तान डेथ कर गया, तो संधि किसके साथ होता है ना। चलो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सिख और अंग्रेज। अब सिख और अंग्रेज के बारे में पढ़ते हैं। मैसूर के बारे में पढ़ लिए, बंगाल के बारे में पढ़ लिए, अब अंग्रेज के बारे में पढ़ते हैं। सिख संप्रदाय जो है उसकी स्थापना का श्रेय जो है गुरु नानक को जाता है। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए थे। ये बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। क्वेश्चन ये पूछता है कि गुरु नानक जो थे वो किसके समकालीन थे? तो हुमायूं और बाबर के समकालीन थे। अच्छा, किसके अनुयायियों को सिख कहा जाता है? तो गुरु नानक के अनुयायियों को सिख कहा जाता है। प्रथम गुरु किसको बोलते हैं? तो गुरु नानक को बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे लिखा कि 1796 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ था। उसको ऐसा आभास हुआ कि मुझे धर्म के बारे में बहुत सारा शिक्षा मिल गया था। कब एहसास हुई ये चीज़? 1796 ईस्वी में, सॉरी 1496 ईस्वी में पूर्णिमा याद रखना, कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ था। नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय जो है वो स्थापित किए थे। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत यानी धर्मशाला और पंगत यानी लंगर स्थापित किए थे। क्वेश्चन पूछता है कि ये जो अभी सिख धर्म में अभी भी ये लंगर चलता है, जहाँ पे गरीबों को मुफ्त में भोजन खिलाया जाता है, जहाँ भी गुरुद्वारा होता है। तो ये जो लंगर का प्रथा है वो कौन शुरू किया था? गुरु नानक ही शुरू किए थे। उसमें बिना पैसे के भोजन करवाए जाते हैं। ठीक है, गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत मतलब धर्मशाला, जहाँ पे धर्म को मनाया जाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं कि गुरुद्वारा बनाए। और पंगत मतलब लंगर स्थापित किए। पंगत मतलब जहाँ पे खाना खा सके, पंगत स्थापित किए। संगत मतलब धर्मशाला, पंगत लंगर ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया, जहाँ वे प्रतिदिन मिलते थे। संगत और पंगत ये दोनों जगह पे जो है ना, गुरु नानक के अनुयायी जो है वो प्रतिदिन मिलते थे, रोज़ मिलते थे। गुरु नानक की 1538 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई थी। कब? 1538 ईस्वी में। कहाँ पे? करतारपुर में। तो क्वेश्चन पूछता है कि गुरु नानक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो करतारपुर में। कब हुई थी? 1538 ईस्वी में। ठीक है, आगे गुरु अंगद 1539 से 52 ईस्वी सिखों के दूसरे गुरु थे। इसका प्रारंभिक नाम लहना था। क्वेश्चन पूछेगा कि सिख का जो दूसरा गुरु था उसका नाम क्या है? तो गुरु अंगद। क्या हो जाएगा? गुरु अंगद। उसका गुरु अंगद का नाम क्या था? लहना था। ये कब से कब तक गुरु थे? तो 1539 ईस्वी से 1552 ईस्वी तक। इन्होंने, कौन? गुरु अंगद ने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। तो ये क्वेश्चन यही पूछता है कि लंगर व्यवस्था को तो शुरू किया नानक ने, लेकिन अस्थायी कौन बना दिया कि हाँ जब तक सिख धर्म रहेगा तब तक चलेगा? ये अंगद ने बनाया था। ठीक है, गुरु अंगद ने, सॉरी, गुरुमुखी लिपि का शुभारंभ जो है वो गुरु अंगद ने किया था। अभी पंजाब में एक लिपि चलती है जिसके हिसाब से पंजाबी भाषा बोला जाता है। तो वो जिस लिपि में लिखा जाता है ना उसको बोला जाता है गुरुमुखी लिपि। तो उसका जो शुरुआत है ना गुरु अंगद ने किया था। ठीक है, सिखों के तीसरे गुरु अमरदास है। सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? अमरदास। ये कब से कब तक गुरु हुए थे? 1552 ईस्वी से लेकर के 1574 ईस्वी तक। कौन? अमरदास। देखो तीसरा, तीन ऐसे लिखते हैं, अमर ऐसे ही लिखते हैं। तो 3 से लेकर याद रखना, अमर हो जाएगा। 3 से क्या हो जाएगा? अमर। आगे लिखा है कि गुरु अमरदास ने, जो कि तीसरे गुरु थे, हिंदुओं से पृथक होने वाली कई कार्य किए।
हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। अच्छा, लवन क्या है, क्वेश्चन पूछ देगा। ऐसे नहीं कि विवाह पति का क्या नाम, ऐसे नहीं बोलेगा, लवन क्या है। तो लवन जो है ना, सिख धर्म में जो शादी किया जाता है ना, तो उसको लवन बोला जाता है। तो अब हिंदू धर्म में 7 फेरे होते हैं, वहाँ पे 4 फेरे होते हैं। तो हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया किसने, अमरदास ने। अकबर ने गुरु अमरदास को गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरुपुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। किसने, अकबर ने। किससे मिला था, अमरदास से। कहाँ पर जाकर, तो गोविंदवाल जाकर, गोविंदवाल एक जगह का नाम है पंजाब में, वहाँ पे जाकर के भेंट किया। और उन्होंने जो गुरु की बेटी थी बीबी भानी, उस बीबी भानी को बहुत सारे गाँव दान में दिए थे। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की, प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। 22 गद्दियों की स्थापना किसने की, अमरदास ने, और प्रत्येक पर किसको स्थापित किया, एक महंत को नियुक्त किया। ठीक है, प्रत्येक पर एक महंत को नियुक्त किया। आगे है बीबी के पति रामदास। बीबी के जो पति हैं रामदास, 1574 से 1581 ईस्वी में सिखों के चौथे गुरु स्थापित हुए। अमरदास की बेटी कौन था, बीबी था, है ना, बीबी नाम ही था। उसके पति थे रामदास। और ये रामदास कब से कब तक गुरु रहे, 1574 ईस्वी से 1581 ईस्वी तक सिखों के चौथे गुरु हुए। अकबर ने बीबी भानी जो था, बीबी भानी, उसको 12 बीघा का भूमि दिया था, गाँव में दिया था ना, गोविंदवाल जाकर के। गुरु रामदास ने इस भूमि पर अमृतसर नामक एक जलाशय खुदवाया। अमृतसर में एक जलाशय है ना अभी भी। और अमृतसर नगर की स्थापना की। 500 बीघा जमीन दिया, उस पर गुरु नानक ने क्या किया, अमृतसर नाम का जलाशय खुदवाया। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा और इस प्रकार उन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया। अच्छा, गुरु पद को पैतृक किसने बनाया, तो रामदास ने। कैसे, अर्जुन को जो है वो अपना गुरु पद दे करके, उससे पहले पैतृक नहीं था। अमृतसर नगर किसने स्थापित किया था, रामदास ने। आगे गुरु अर्जुन, जो कि 1581 ईस्वी से 1606 ईस्वी तक सिखों के 5वें गुरु हुए। उन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की स्थापना की। अर्जुन ने आदि ग्रंथ की स्थापना किसने की, सिखों का जो धार्मिक ग्रंथ है आदि ग्रंथ, इसकी स्थापना किसने की, तो गुरु अर्जुन देव ने। इनमें गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत संकलित है। आदि ग्रंथ में क्या है, गुरु नानक की जो प्रार्थनाएं हैं और जो गीत उन्होंने गाया था वही संकलित है। ठीक है, आगे है गुरु ग्रंथ साहिब, यानी कि आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव और रैदास की रचनाओं का भी सम्मिलन किया गया है। क्या आदि ग्रंथ में कबीर के बारे में बताया गया है, बिल्कुल। नामदेव के बारे में बताया गया है, बिल्कुल। रैदास के बारे में बताया गया है, बिल्कुल। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर जलाशय के मध्य में एक हरमंदर साहिब का निर्माण कराया था। अच्छा, जलाशय बनाया था रामदास ने। हरमंदर साहिब एक मंदिर टाइप का है, उसको किसने बनाया था, तो अर्जुन देव ने। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को क्या कर दिया, मरवा दिया। जहांगीर का बेटा था खुसरो। खुसरो क्या किया था, तो जहांगीर के प्रति विद्रोह कर दिया था और वो चला गया अर्जुन देव के पास। अर्जुन देव ने उसको सहायता कर दिया, इसके चक्कर में जहांगीर उसको क्या किया, मरवा दिया 1606 ईस्वी में, किसको, गुरु अर्जुन देव को। आगे है सिखों के छठे गुरु हरगोविंद, जो कि 1606 ईस्वी से 1645 ईस्वी तक शासन, मतलब वो अपना गुरु का पद संभाले। उन्होंने क्या किया, सिखों को सैन्य संगठन का रूप दे दिया था। क्यों, क्योंकि अर्जुन देव को मार दिया गया था ना। और अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया था। मतलब सिखों को सैन्य संगठन का रूप किसने दिया था, हरगोविंद ने। तक ये सिख के गुरु थे, तो 1606 से 1645 ईस्वी तक थे। आगे है, ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठे थे। कौन, हरगोविंद सिंह जो है वो 2 तलवार को बांध लेता था और गद्दी पर बैठते थे। दरबार में नागरा बजाने की व्यवस्था थी। उन्होंने अमृतसर को किलेबंदी कर दिया कि बिना इजाज़त के कोई नहीं पहुंचेगा। तो अमृतसर की किलेबंदी किसने किया था, हरगोविंद ने किया था। नागरा बजाने की प्रथा किसने स्टार्ट की थी, हरगोविंद ने कराई थी। सिखों के 7वें गुरु हर राय थे,
जो कि 1645 ईस्वी से 1661 ईस्वी तक हुए, सिख के गुरु हुए। उन्होंने दारा सिकोह को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया था। दारा सिकोह से कौन मिला था? गुरु हर राय। किसने आशीर्वाद दिया था? गुरु हर राय ने। सिखों के जो 8वें गुरु थे वो कौन थे? हरकिशन थे। कहाँ, कब से कब तक था? कब से कब तक थे वे? तो वे थे 1661 ईस्वी से 1661 ईस्वी से 1664 ईस्वी तक। इसकी मृत्यु जो है वो चेचक से हो गई थी। किसकी? किनकी मृत्यु? हरकिशन की मृत्यु, जो कि 8वें गुरु थे। तो 8वें गुरु जो है ना, उनकी मृत्यु जो है ना चेचक से हो गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि चेचक से किस गुरु की मृत्यु हुई थी? तो हरकिशन की। किसकी? हरकिशन की। इन्होंने, मतलब किसने? हरकिशन ने दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। अच्छा, औरंगजेब को गुरु का पद कैसे है वो उसको दिल्ली जाकर किसने समझाया था? हरकिशन ने। सिखों के 9वें गुरु जो थे वो तेग बहादुर थे। 1664 से 1675 ईस्वी तक तेग बहादुर, 9वें गुरु तेग बहादुर थे। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने अभी वर्तमान में शीशगंज में एक गुरुद्वारा है, उसी के निकट जो है ना गुरु तेग बहादुर को किसने क्या किया था? मरवा दिया था। इस्लाम नहीं स्वीकार किया था इसलिए। ठीक है, आगे है। ठीक है, आगे है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, गुरु गोविंद सिंह। कब से कब तक? 1675 से 1708 ईस्वी तक रहे थे। उनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, इसके बारे में हमेशा बिहार वाले एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसका जन्म कब हुआ था? 1666 ईस्वी में। कब हुआ था? पटना साहिब, जो पटना के पास है, वहाँ हुआ था। वो गुरु के पद पर कब से कब तक रहते थे? 1675 से लेकर के 1708 ईस्वी तक रहे थे। 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने अपने को सच्चा पातशाह कहा। अच्छा, सच्चा पातशाह का उपाधि कौन रखा था? गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया था। 5 ककार अर्थात प्रत्येक सिक्कों को केस, 5 कौकार मतलब केस रखना है, कंघा रखना है, कृपान रखना है, तलवार रखना है, कच्छा रखना है और कड़ा रखना है। क्या क्या? केस में लगाने के लिए कंघा, तलवार चाहिए, कच्छा चाहिए और कड़ा चाहिए। अनुमति दी और सभी को लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए बताया। अच्छा, सभी लोगों को लास्ट में सिंह शब्द जोड़ने के लिए किसने कहा था? गुरु गोविंद सिंह ने कहा था। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थली पाओता था। कार्यस्थली क्या था? पाओता। गुरु गोविंद सिंह का जो निवास स्थान वो कहाँ रहते थे? आनंदपुर साहिब में रहते थे। और वो काम कहाँ से करते थे? पाओता से करते थे। पाओता एक जगह का नाम है। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखे थे। अच्छा, जफरनामा के लेखक कौन है? ऐसा लगा कि कोई मुस्लिम राइटर होगा, नहीं, गुरु गोविंद सिंह थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह। तो जफरनामा के जो लेखक है वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र थे हुए, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया था। गुरु गोविंद सिंह का जो 2 पुत्र था फतेह सिंह और जोरावर सिंह, उसको कहाँ के फौजदार ने ना दीवार में चुनवा दिया था? तो सरहिंद के फौजदार। अच्छा, सरहिंद के फौजदार कौन था? वजीर खान। उन्होंने दीवार में उसको चुनवा दिया था। 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने ही किया था। क्वेश्चन पूछता है पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने किया था। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, आगे है गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुबानी सिख संप्रदाय के गुरुओं का कार्य करेगा। अब जो है गुरु का पद नहीं होगा। गुरुबानी जो है आदि ग्रंथ का ही नया नाम था गुरुबानी, और यही जो है वो क्या करेगा? गुरु का कार्य करेगा। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेर नामक स्थान पर गुल खान नामक पठान ने कर दिया था। नांदेर कहाँ है? नांदेर जो है महाराष्ट्र में है।
जब वो महाराष्ट्र जाने लगे थे ना, तो गुरु गोविंद सिंह की हत्या जो है गुल खान नामक पठान ने कर दिया था। गुल खान नामक पठान ने कर दिया था। उसके बेटे को वजीर खान ने मरवा दिया था। तो बंदा बहादुर, इसका जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले में राजौली गांव में हुआ था। बंदा बहादुर कौन थे? तो बंदा बहादुर जो है, उनका जन्म जो है वो 1670 ईस्वी में पुंछ जिला कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। राजौरी गांव जो है, राजौरी गांव में हुआ था। इसके बचपन का नाम जो है लक्ष्मण दास था। इसके पिता रामदेव भरद्वाज राजपूत थे। बंदा बहादुर का जो पिता था वो कौन थे? रामदेव भरद्वाज। तो रामदेव भरद्वाज क्या थे? तो राजपूत थे। उसके बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण दास। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज स्थापित करने का था। इसके लिए उन्होंने लोहगढ़ को राजधानी बनाया। उन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलवाए थे। बंदा बहादुर ने क्या क्या काम किया? पहला, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के चलवाए थे। बंदा बहादुर ने पंजाब में सिख राज स्थापित किया था। ठीक है, तो पंजाब में सिख राज किसने स्थापित किया था? बंदा बहादुर ने। और बंदा बहादुर ने किसको राजधानी बनाया था? लोहगढ़ को राजधानी बनाया था। ठीक है, किसको? लोहगढ़ को राजधानी बनाया था। ठीक है, लोहगढ़ को राजधानी बनाया था। ठीक है, आगे बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान की हत्या कर दी थी। अच्छा, ये वही बंदा जो है सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान की हत्या कर दी। ये वही वजीर खान था जो कि गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों को मरवा दिया था। गुरु गोविंद सॉरी मुगल बादशाह फरुखसियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया था। बंदा बहादुर जो था उसको किसने फरुखसियर के आदेश पर गुरदासपुर नागल नामक का एक स्थान था, नागल नामक स्थान पर पकड़ लिया था। किसको? बंदा सिंह को। और वहाँ पे मौत के घाट क्या किया गया था? उनको उतरवा दिया गया था। ठीक है, शहादरा जो है एक नाम का जगह है। शहादरा जो है वो क्या है? एक जगह है। तो शहादरा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है। कत्लगढ़ी। अच्छा, ये कत्लगढ़ी के नाम से क्यों विख्यात है? क्योंकि यहाँ पे ना बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। शहादरा दिल्ली में है, एक जगह का नाम है। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था। 1748 ईस्वी में नवाब कपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हो गया। बंदा जब मृत्यु हो गई थी ना उसकी, तो उसके बाद जो है ना अलग अलग टुकड़ों में बट गया था सिख, वो आपस में ही लड़ रहा था। लेकिन कपूर सिंह जो है ना, उन्होंने क्या किया था, सभी टुकड़ियों को एकत्र कर लिया और दल खालसा जो है वो एक बनाया, मतलब विलय कर लिया। कब? 1748 ईस्वी में। और दल खालसा को जस्सा सिंह अहलूवालिया दल खालसा को जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया, जिसे मिसल कहा गया। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समान, बराबर। ठीक है, तो खालसा दल को किसके नेतृत्व में रखा गया था? तो अहलूवालिया के नेतृत्व में, जस्सा सिंह के नेतृत्व में। तो जस्सा सिंह के नेतृत्व में दल खालसा को रखा गया था। अच्छा, खालसा दल कितने भागों में विभाजित किया गया था? 12 भागों में। कितने भागों में? 12 भागों में। प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता था? मिसल। मिसल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समान। आगे है रंजीत सिंह। अब आता है बात रंजीत सिंह की। रंजीत सिंह का जन्म जो है वो गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी में हुआ था। सुकर कचिया मिसल, मैंने बताया ना 12 मिसल थे। कितने? 12 मिसल। उसमें से एक मिसल था सुकर कचिया। तो सुकर चकिया मिसल जो था उसके मुखिया थे महासिंह। उसके यहाँ रंजीत सिंह का जन्म हुआ था। इनके दादा चरत सिंह थे। वो 12 मिसलों में से सुकर चकिया मिसल के प्रमुख स्थान दिला दिया था। 12 मिसल में से सुकर चकिया मिसल था। उसके दादा कौन? चरत सिंह। और उसके चरत सिंह की जो बेटा थे महासिंह, और महासिंह का बेटा कौन था? रंजीत सिंह। तो वो सुकर चकिया मिसल के मुखिया थे। तो क्वेश्चन पूछता है कि रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो वो 2 नवंबर 1780 ईस्वी को हुआ था, सुकर चकिया मिसल के बारे में। आगे है 1798 से 1799 ईस्वी में रंजीत सिंह लाहौर का शासक बन गया। ठीक है, रंजीत सिंह जो है वो लाहौर का शासक कब बना था? 1798 से 99 में।
अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकॉफ और राजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की संधि किसके किसके बीच और कब हुई थी? तो रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच में। किसके बीच में? रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच में हुई थी। कब? 1809 ईस्वी को। कब? 1809 ईस्वी को। रणजीत सिंह का राज्य जो है वो 4 सूबों में बटा हुआ था। पेशावर जो भी वर्तमान पाकिस्तान में है, कश्मीर जो कि भारत में है, मुल्तान जो पाकिस्तान में है और लाहौर जो कि पाकिस्तान में है। तो लाहौर, पेशावर, मुल्तान और कश्मीर ये सभी 4 भागों में क्या थे? रणजीत सिंह का जो राज्य है वो बिछा हुआ था। महाराणा रणजीत सिंह का जो विदेश मंत्री था वो फ़कीर अजीजुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। दीनानाथ मतलब क्या? रणजीत सिंह का जो वित्त मंत्री था वो हिंदू था और विदेश मंत्री था वो कौन था? मुस्लिम था, अजीजुद्दीन, फ़कीर अजीजुद्दीन। 4 जून 1739 ईस्वी में रणजीत सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? 1780 ईस्वी। मृत्यु कब हुआ? 1839 ईस्वी में। मतलब 50-59 साल तक जीवित रहे ये। प्रथम अंग्ल सिख युद्ध जो है वो 1745 से 1746 ईस्वी में हुआ था। प्रथम अंग्ल सिख युद्ध जो है ना 1745 से 1746 में हुआ था और द्वितीय अंग्ल युद्ध जो है ना 1749 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज एवं सिखों के मध्य हुई संधि। लाहौर की संधि कब हुई थी? 9 मार्च 1746 ईस्वी को। कब? जब प्रथम अंग्ल सिख युद्ध समाप्त हो गया था तब 9 मार्च 1846 ईस्वी को। भैरोबाल की संधि कब हुई थी? 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को। भैरोबाल की संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को। इस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण के लिए अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। किसके लिए भैरोबाल की संधि में क्या था? तो भैरोबाल की संधि में ये था कि राजा जो दिलीप सिंह है उसकी रक्षा के लिए अंग्रेजी सेना जो है ना दरबार में रहेगी। इसी को भैरोबाल की संधि कहा गया। कब हुआ था? 1846 ईस्वी में। 20 अगस्त 1847 ईस्वी को, मतलब जब भारत आज़ाद हुआ उससे जस्ट 100 साल पहले, महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह से अलग करके 48,000 वार्षिक पेंशन दे करके शेखपुरा भेज दिया। शेखपुरा भेज दिया। शेखपुरा कहाँ है? शायद बिहार में एक ज़िला है। तो 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जो था, महारानी जिंदा किसकी पत्नी? दिलीप सिंह की पत्नी, उसको जो है ना अलग कर दिया और 18,000 वार्षिक पेंशन दे करके शेखपुरा भेज दिया। द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई। कौन सा? चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य हुआ था। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 ईस्वी को लड़ी थी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह से पराजित हो गए थे। द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था उसकी पहली लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? तो चिलियानवाल की लड़ाई हुई थी। पहली लड़ाई कौन सा हुआ था? चिलियानवाल की लड़ाई। शेर सिंह, कौन? शेर सिंह और गफ के नेतृत्व में। और दूसरी लड़ाई जो है वो गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में हुआ था। वो किसकी तरफ से था? अंग्रेजों की तरफ से था। और इसमें सिख क्या हो गए थे? पराजित हो गए थे। डलहौजी की 29 मार्च 1849 ईस्वी की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया गया। डलहौजी की 29 मार्च 1849 ईस्वी की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज में कर लिया गया। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और इसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। देख रहे हो? क्वेश्चन ये बोला जो था ना 1849 में कि पंजाब का विलय कब हुआ था, ये क्वेश्चन इस बार जो लेटेस्ट बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था दिसंबर 2023 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। महाराजा दिलीप सिंह को कितना वार्षिक पेंशन दिया गया? 50,000 का। और उसको कहाँ भेज दिया? वहाँ पे ब्रिटेन पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया क्योंकि वो बच्चा था वो। सिख राज का
प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर जो है महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया, क्योंकि कोहिनूर हीरा जो है ना उसको मिला था अफगानियों से। ठीक है, चलिए ठीक है। अब आगे अगला चैप्टर है 44 नंबर, कंपनियों के अधीन गवर्नर जनरल। कि आखिर कंपनी के अधीन कौन कौन से गवर्नर जनरल थे। बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, कब से कब तक, 1757 से 1760 ईस्वी तक, और 1765 से 67 ईस्वी तक। मतलब 3 साल ये, 5 साल बीच में गैप रहा और 2 साल के बाद फिर आया। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की थी, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण, विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी। राजस्व कौन वसूलेगा, कंपनी वाले अंग्रेज वसूलेंगे। सैनिक कौन वसूलेगा, सैनिक का संरक्षण कौन देगा, तो राज देगा, तो तुम पैसे इसके लिए देने पड़ेंगे। विदेशी मामले कौन देखेंगे, तो कंपनी देखेगी। लेकिन बस शासन चलाने का, यहाँ के लोगों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी नवाबों के हाथ में थी। तो देखो यहाँ पे एक ही राज है, 2 शासक था। कौन कौन, एक रॉबर्ट क्लाइव और एक नवाब बंगाल का, इसीलिए उसको द्वैध शासन मतलब 2 शासन बोलते हैं। रॉबर्ट क्लाइव मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में जो हुआ था बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी के संरक्षण में ले लिया था। इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया था। इलाहाबाद की संधि के द्वारा, अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर किस संधि के तहत मिला था, तो आंसर है इलाहाबाद की संधि के द्वारा मिला था। कौन सी संधि, इलाहाबाद की संधि के द्वारा मिला था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उपदीवान नियुक्त किए थे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के क्षेत्र के लिए कितने उपदीवान, 2 उपदीवान नियुक्त किए थे। बंगाल के लिए एक मुस्लिम था मोहम्मद रजा खान, और बिहार के लिए एक मुस्लिम था सिताब राय। कौन, सिताब राय। रजा खान और सिताब राय। मोहम्मद रजा खान किसके लिए, बंगाल, सिताब राय बिहार के लिए। अन्य गवर्नर बड़े लास्ट जो 1767 से 69 ईस्वी तक हुए थे। कार्टियर जो 1769 ईस्वी से 72 ईस्वी तक हुए थे। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स आए थे। तो रॉबर्ट क्लाइव आए, उसके बाद बड़े लास्ट आए 2 साल के लिए, और 3 साल के लिए कार्टियर आए, फिर वारेन हेस्टिंग्स आए। तो वारेन हेस्टिंग्स जो है उसका एक प्रमुख योगदान रहता है, जो कि हम आगे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल थे ना, उस गवर्नर जनरल की अब हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल थे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसका कार्यकाल 5 वर्षों तक निर्धारित किया गया। मद्रास और मुंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, जो कि 1774 से 50 ईस्वी तक, मतलब कि 11 साल तक हुए थे। तो भारत में कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। वो किसके अधीन, अच्छा, मद्रास और मुंबई किसके अधीन आ गए थे, तो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उसके अधीन आ गए थे। रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ था, 1773 ईस्वी में हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स जो है 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कोलकाता आया था। अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष और बंगाल का गवर्नर और कंपनी का गवर्नर जनरल बन गया था। वारेन हेस्टिंग्स जो है, मतलब इसके पास जो है ना, देखो, जिसके पास क्षमता था वो बढ़ गया, क्लर्क था बस 1750 ईस्वी में, और वो क्लर्क से कोलकाता आया, और कार्यकुशलता उसका जो कुशाग्र बुद्धि था उसकी वजह से कासिम बाजार का अध्यक्ष ही बन गया, और बंगाल का गवर्नर, उसके बाद कंपनी का गवर्नर जनरल बन गया। अब हम वारेन हेस्टिंग्स के बारे में क्या करेंगे, बातचीत करेंगे कि वारेन हेस्टिंग्स के बारे में बात करते हैं। वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 50 ईस्वी, जो कि 11 साल थे। वारेन हेस्टिंग्स ने राज्य की कोषागार, जहाँ पे टैक्स उसके पैसे जमा होते हैं, मुर्शिदाबाद से हटा करके कलकत्ता लाया। अच्छा, मुर्शिदाबाद से कोलकाता जो है वो राज्य की कोषागार किसने लाया था, वारेन हेस्टिंग्स ने, याद रखना है। 1742 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स प्रत्येक जिला में एक फौजदारी
दीवानी अदालत की स्थापना की। फौजदारी अदालतें सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी और निजामी द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल किया करता था। अच्छा, प्रत्येक जिले में फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत की स्थापना किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। फौजदारी मतलब क्या है? तुमने किसी का मर्डर कर दिया तो उसके लिए जो तुमको कौन सा सज़ा मिलेगा, इसके लिए फौजदारी अदालत में जाना पड़ेगा। दीवानी अदालत मतलब ज़मीन का कोई विवाद हुआ, इसको सुलझाना है, तो इसके लिए जिस अदालत में जाओगे उसको दीवानी अदालत बनाया जाएगा। और वारेन हेस्टिंग्स ने क्या काम किया कि हर एक ज़िला में एक फौजदारी और एक दीवानी अदालत बना दिया, जो कि अभी भी है, अभी भी चलता है। फौजदारी अदालत जो है उसका जो प्रमुख होता था ना, जो उसको चलाता था, उसका नाम था सदर निजामत अदालत। क्या था? सदर निजामत अदालत, जिसके निरीक्षण में चलता था। एक अदालत थी, बड़ी अदालत, तो सदर निजामत अदालत द्वारा ये निरीक्षित होता था। नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा, नाजिम ना एक दरोगा नियुक्त करता था, वही फौजदारी अदालत की अध्यक्षता करता था। ठीक है। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होते थे। दीवानी हमें जमीन विवाद सुलझाना है तो उसमें कौन मुख्य न्यायाधीश होते थे? नाजिम, निजामत नहीं, कौन? कलेक्टर। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। कलेक्टर इस न्यायालय की देखभाल करता था। आगे कोलकाता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई थी। सदर दीवानी अदालत में कोलकाता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल के 2 सदस्य रायन और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। सदर फौजदारी अदालत में नाइब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे, जिसे जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालत में भेजे जाते थे। कोलकाता में क्या था? सदर दीवानी अदालत था और सदर फौजदारी अदालत था। देखो, कोलकाता क्या था? एक मुख्य केंद्र हो गया था बंगाल का। तो जो जिला फौजदारी है ना, उससे सबसे बड़ा, इसको हम बोल सकते हैं कि इसको हाई कोर्ट था। ये सदर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट मान सकते हैं, सदर दीवानी अदालत या सदर फौजदारी अदालत। सदर दीवानी अदालत में कोलकाता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल के 2 सदस्य रायन और कानूनगो की सहायता से न्याय करते थे। और इसकी सहायता के लिए, ये दीवानी अदालत की बात है ना। लेकिन फौजदारी में जो है नाइब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय किया करता था। ठीक है, ये याद रखना है। दीवानी मुकदमे जो थे, दीवानी मुकदमे में जातीय कानून अर्थात हिंदू के संबंध में हिंदू कानून, मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून लागू किया जाता था, जबकि फौजदारी मुकदमे में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। मतलब दीवानी मुकदमे में ना, यदि हिंदू है तो हिंदू में हिंदू के हिसाब से जमीन का बंटवारा होगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम के हिसाब से बंटवारा होगा। लेकिन यदि कोई क्राइम करता है तो उसमें जो सज़ा मिलेगा वो मुसलमानी कानून के हिसाब से मिलेगा। 1772 में कोर्ट ऑफ हेस्टिंग्स ने द्वैत प्रणाली को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया था। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उपदीवान मोहम्मद रजा खान और सिताब राय, वही उपदीवान जो बिहार और बंगाल का था, पद से हटा दिया। अच्छा, रजा खान और सिताब राय को पद से किसने हटाया था? वारेन हेस्टिंग्स ने हटाया था। कब? 1772 ईस्वी में। द्वैत शासन को किसने हटाया था? बहुत फेमस क्वेश्चन है। वारेन हेस्टिंग्स ने हटाया था। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की थी। कौन सी पद्धति? नई भू राजस्व पद्धति लागू की थी। इसे इजारेदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। इस पद्धति को अपनाने का मुख्य उद्देश्य अधिक भू राजस्व वसूल करना था। इसकी 2 प्रमुख विशेषताएं थी। इसमें 5 वर्षीय ठेके की व्यवस्था थी। इसके अंतर्गत उच्चतम बोली लगाने वाले को लगान वसूली का आधार दिया जाता था। ऐसा इजारेदारी प्रथा में क्या होता था? हर एक गाँव में ना एक तरह से ये होता था, जमींदार टाइप से होता था।
अलग अलग जमींदार होता है, और ये इसके आपस में बोली लगाई जाती थी कि कौन जो है ना मुझे सबसे ज़्यादा टैक्स वसूल के देगा। यदि ए बी सी 3 आदमी हैं, सी बोल दिया कि मैं 5 लाख दूंगा, ए बोल दिया मैं 2 लाख दूंगा, और बी ने बोल दिया कि 50,000 दूंगा, तो जो 5 लाख वाला बंदा सी है उसको क्या दे दिया जाएगा, ये अधिकार दे दिया जाएगा कि तुम भू राजस्व वसूलो, तुम ही जमींदारी का मालिक बन गया, वो वही बन जाता था। तो इजारेदारी प्रथा मतलब यही हुआ। वारेन हेस्टिंग्स जो है वो इजारेदारी प्रथा शुरुआत किया था। इसके अनुसार 5 साल के लिए ना ठेका दे दिया जाता था कि ये ज़मीन तुम्हारा 5 साल के लिए हो गया है, उसमें से तुम हमको लगाने निकाल के दो, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि इजारेदारी प्रथा की किसने शुरुआत किया था, तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफ़र की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया गया। 1775 ईस्वी में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खान को नवाब का संरक्षक नियुक्त किया गया, ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं होता ना। 1776 ईस्वी में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटू लॉज, जेंटू लॉज का एक कोड, इसको क्या बोलते हैं, मनुस्मृति। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद क्या था, एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से हुआ था। विलियम विल्किंस ने 1750 ईस्वी में भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। 1789 ईस्वी में अभिज्ञान शकुंतलम का नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था। चलो, भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, विल्किंस ने किया था। किसने, विल्किंस ने, विलियम विल्किंस ने। ये कोड ऑफ जेंटिलॉज का नाम क्या है, मनुस्मृति है। सबसे पहले किसको अनुवादित किया गया था, 1776 ईस्वी में। उसके बाद कब किया गया था, 1750 ईस्वी में। उसके बाद कब किया गया, 1789 ईस्वी में। हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया था। हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए क्या किया था, पहला मदरसा स्थापित किया था। इसी के समय 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की, तथा सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। हेस्टिंग्स जो है वो प्रथम मदरसा का स्थापना कोलकाता में कब किया था, 1781 ईस्वी में। अच्छा, बनारस में जो संस्कृत विद्यालय है इसकी स्थापना 1782 ईस्वी में किसने किया था, जोनाथन डंकन ने। किसने, जोनाथन डंकन ने। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब किया था, 1784 ईस्वी में। फेमस क्वेश्चन है, याद रखना। 1804 ईस्वी में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी और 1830 ईस्वी में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना किया गया था। अच्छा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना 84 ईस्वी में हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट बंगाल का स्थापना कब हुआ था, तो बस शताब्दी पार हो गया, यानी कि 1823 ईस्वी में और 1804 ईस्वी में स्थापित किया गया था, ठीक है। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाले 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी थी। कौन, वारेन हेस्टिंग्स जो है वो मुगल सम्राट जो था ना, उसको मिलती थी वार्षिक पेंशन 26 लाख एक साल में, तो उसको क्या किया ना, बंद करवा दिया। क्या किया, बंद करवा दिया, ठीक है। चलिए, इसी के समय में मतलब वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट जो है वो चालू हुआ था। अच्छा, बंगाल गजट कब चालू हुआ था, 1780 ईस्वी में। ये इस भी पूछता है बंगाल गजट का। इसका प्रकाशन किसने किया था, जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था। इसी के समय में मतलब वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसका अधिकार क्षेत्र जो है वो कोलकाता तक था। कोलकाता के बाहर का मुकदमा तभी जो सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हो। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था। इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे था। कौन था, एलिजा इम्पे था, जिसे 1782 ईस्वी में इस्तीफा देना पड़ा था। हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दी थी। हेस्टिंग्स जो है वो एक बंगाली ब्राह्मण था, नंद कुमार। कौन, नंद कुमार। उन्होंने क्या किया, इस पे झूठा आरोप लगाया, किस पे, नंद कुमार पे, और उसको फांसी की सजा दिलवा दिया था।
ठीक है। आगे है प्रथम अंगल मराठा युद्ध 1775 से। प्रथम अंगल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 से 82 ईस्वी तक हुआ था। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 84 ईस्वी तक हुआ था, वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही लड़े गए थे। प्रथम अंगल मराठा युद्ध सालबाई की संधि 1782 ईस्वी के द्वारा और द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि के द्वारा 1784 ईस्वी के द्वारा समाप्त हुए थे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में आया था। ये ईस्वी पूछता है बस कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था। वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही वो पारित हुआ था। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं वारेन हेस्टिंग्स का समय जो है 1772 से 85 तक था। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में आया था, मतलब वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही आया था। आगे है वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही 1772 ईस्वी में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कब हुई थी? 1772 ईस्वी में। किसके समय में? वारेन हेस्टिंग्स के समय में। वारेन हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की थी कि ये जो लगान लगाया जा रहा है वो सही तरीके से लगाया जा रहा है कि नहीं, सही तरीके से वसूला जा रहा है कि नहीं। इसके लिए इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ लाई का पुत्र राजवल्लभ था। इस पद को, मतलब ये जो लगान के हिसाब की देखभाल के लिए जो पद था, उसको देखभाल करने के लिए जो दुर्लभ राय का जो पुत्र था राजवल्लभ, वही था। पिट्स इंडिया 1784 ईस्वी के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया, परंतु 1795 ईस्वी में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। ठीक है। 1786 ईस्वी में हेस्टिंग्स के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी मुख्य सारिस्तादार की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य सभी कानूनों की कागजों की देखभाल करना था। इस पद का प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई थी। ठीक है। ये भी नहीं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बहुत फेमस है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, रिंग फेंस पॉलिसी, ये जो है ना वारेन हेस्टिंग्स जो है उससे संबंधित है। कौन? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। अब आगे है जॉन मैकफरसन। इसे अस्थायी गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था 1 साल के लिए, मैकफरसन को 1785 से 1786 ईस्वी तक के लिए। ठीक है। बाकी का हम कल बात करते हैं। बाय।